स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। 2024 में सियासत का सबसे बड़ा गेम होना है। उसके पहले माइंड गेम अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। 2 दिन बाद 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक होने जा रही है। पहली बैठक में कई पार्टियां साथ आईं, दूसरी बैठक में अलायंस का नाम तय हो गया। अब ऐसा दावा है कि तीसरी बैठक में तिरंगे जैसा कोई कॉमन झंडा और लोगो तय हो जाएगा। कन्वीनर भी तय होगा और सितंबर से साझा रैलियों का एक शेड्यूल भी बन जाएगा। यह तो वो है जो हो सकता है। अब जो नहीं होता हुआ दिख रहा है वो भी आपको बता देते हैं। तो वो ये है कि मोदी के मुकाबले पीएम उम्मीदवार कौन होगा, यह तय होता हुआ नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार 2 दिन में 2 बार मना कर चुके हैं। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री कह ही चुके हैं कि राहुल गांधी जैसी बात किसी और के अंदर नहीं है। खुद को मोदी विरोध का चुंबक भी बता रहे हैं। दूसरा बड़ा मसला यह है कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, यह भी तीसरी बैठक में फाइनल होना मुश्किल ही लग रहा है। असली पेच 6 राज्यों की 230 सीटों को लेकर फंसा हुआ है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो 6 राज्य हैं जहां मुश्किल ही लगता है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए अपना बड़ा हिस्सा छोड़े। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ आने की उनको पेशकश दी गई है, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक बड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि 40 सीटें कम से कम बीएसपी को मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस के सामने दुविधा यह है कि मायावती और अखिलेश को एक साथ कैसे साधें। ऐसे ही पेच बंगाल और बिहार में भी है कि ममता कांग्रेस और लेफ्ट को आखिर ममता बनर्जी कितना हिस्सा देंगे, और बिहार में लालू नीतीश के लिए कितना हिस्सा छोड़ेंगे, और उसके बाद कांग्रेस के हाथ कितनी सीटें आएंगी। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस किस तरह से सीट शेयरिंग करेगी, यह भी एक बड़ी पहेली है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि एनडीए के 4-5 साथी उसको छोड़ देंगे और इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। हालांकि इस दावे का अब तक कोई आधार दिखा नहीं है और ना ही कोई बयान आया। यानी देखा जाए तो अब भी बड़े रोड़े हैं इस इंडिया अलायंस की राह में। देश में एक तानाशाह की सरकार बैठी है, उसको भी मुंबई से चले जाओ का नारा लगाने का भी आगाज हो सकता है। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना है। जो धुरी एक ऑपोजिशन की है वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस है कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से पोरबंदर तक। एक म्यूजिकल चेयर का खेल होता था ना कि एक कुर्सी एक और कैंडिडेट अनेक, तो इसमें भी यही स्थिति है। म्यूजिकल चेयर है और घूमे खेला होवे। एक दर्जन बार हम मना कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी ना तो किसी पद के दावेदार हैं, ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। यद्यपि संयोजक बनने की और प्रधानमंत्री बनने की जो भी योग्यताएं गुण होनी चाहिए उनके अंदर मौजूद हैं। और ये सब लोग फिर इकट्ठे होकर के कुमारी बहन मायावती को मनाए, जिससे कि जब फिर चुनाव हो सकता है, नहीं तो ये सारे आपस में लड़ के मर जाएंगे। कुछ होना हाना है। कमठिया गठबंधन के नेता मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, पर देश की जनता के मन में मोदी है। और कितनी भी कोशिश कर लें, आएंगे तो मोदी जी। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चरण सिंह सापरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। और धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी आर के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे, चूंकि आप मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या मुंबई की बैठक में कुछ नए चेहरे, गठबंधन के कुछ नए सहयोगी भी हमें दिख सकते हैं? क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि आप लोगों की बातचीत बीएसपी से चल रही है, कई अन्य दलों से भी चल रही है। देखिए, कौन से नए चेहरे जुड़ेंगे ये तो आपको 31 और 1 तारीख को ही पता चलेगा।
लेकिन निश्चित रूप से मुंबई की जो बैठक है उसके अंदर बहुत सारे नए निर्णय होंगे कि इस गठबंधन का, ये इंडिया का स्वरूप किस तरह से उभर के निकलेगा, किस तरह से जॉइंट रैलीज होंगी, कब कब होंगी, शायद इसके ऊपर लोगो भी इसमें डिस्प्ले हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सीट शेयरिंग पर भी कुछ हद तक बात होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ये चर्चाएं होंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में चर्चा होगी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे देश के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं जो मेरे ख्याल से 31 और 1 तारीख को जो मंथन होगा उसमें से निकल करके आएगी और इंडिया और मजबूत होकर के आएगा। कौन जुड़ेगा ये भी आपको उसी दिन पता चल जाएगा। लेकिन एक बात सीधी है कि जो लोग कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उनकी निकल गई हेकड़ी सारी। अब उनको अपना कुनबा बड़ा करना पड़ रहा है, उनके अंदर ही घबराहट हो गई है। वो किसी किसी को, छोटी छोटी पार्टियों को पकड़ के, यानी कमल को खिलाने के लिए चिराग की जरूरत पड़ गई। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग हमको बोलते थे, लेकिन टुकड़े टुकड़े जमा करने की नौबत जो है वो एनडीए की आ गई है। इससे सिद्ध होता है कि अपने आप को जो स्वयंभू मजबूत सरकार कहते थे वो अब मजबूर हो गए हैं। ये मजबूर सरकार है और इंडिया जो है वो जनता के मुद्दों पर लड़ेगा, जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देगा और ये पर्दाफाश करेगा कि किस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए का ये लड़ाई चलेगी। साहब कुछ प्रश्न हैं उनके पास, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक साहब, ये कह रहे हैं कि बहुत से टुकड़े आपने जोड़ लिए और आप कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, और ये तो कह रहे हैं कि आपकी निकल गई हेकड़ी सारी। देखिए, सापड़ा साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ही बात कही कि हम मिलेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये बात करेंगे करप्ट मैल प्रैक्टिसेस कैसे आगे किया जाए, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, और इस करप्ट मैल प्रैक्टिसेस में जो जो जेल जाने वाले हैं वो कैसे बचेंगे उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, तो मैं साहब बता दूं सापड़ा साहब, जब तक कांग्रेस की मिट्टी इस देश में है ना, वो इतनी गंदी मिट्टी है कि कमल अपने आप खिलते रहेगा, बड़ा होते रहेगा, बड़ा होते ही रहेगा। जैसे 2014 में देखिए, खिल के आया 282, फिर और करप्शन करो कांग्रेस का, निकला कांग्रेस की मिट्टी और खराब हुई, फिर हो गया 303, अब इस बार तो और खराब हो गई है, गर्त में चली गई है, तो इस बार 325, 350 अकेले बीजेपी रहेगी। खैर, दूसरी बात करते हैं, इस गठबंधन का एक व्यापक मुद्दा देखिए जी। राम जी, आपके दर्शक सुन रहे होंगे, इस सारे गठबंधन में लोग हैं भारतीय जनता पार्टी विरोधी, मोदी विरोधी, इस हद तक विरोधी हैं कि देश विरोध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो बहुत सारे इंस्टेंसेस पे हम लोगों ने देखे। यहां पे सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी की है कि ये मोदी विरोधी का वोट जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो, जिन जिन स्टेट्स की ये बात कर रहे हैं जहां पे इनको कंट्रोवर्सी होगी, वहां पे ये चाहते हैं कि अगर ऐसा एक माहौल बनाए कि देश में ये संदेश जाए कि कांग्रेस सब कुछ बयान करने को तैयार है और ये मोदी विरोध को एकजुट करने में, ताकि क्षेत्रीय पार्टी के साथ हम मिलकर समझौता करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अंतिम मोमेंट तक समझौता नहीं करेंगे और फिर ये मैसेज देंगे कि हमने बहुत कोशिश की थी कि ये मोदी विरोधी वोट एक जगह रहे, लेकिन इन लोग की क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि एक साथ नहीं आ सकते हैं और देश में मोदी का विकल्प किसी को बनने नहीं देना चाहते हैं। ये ठीकरा फोड़ेंगे क्षेत्रीय दलों पे और उसके बाद ये जहां जहां हो सके अपने हिसाब से चलेंगे, नहीं तो ये अकेले लड़ेंगे और चाहेंगे कि पोलराइज माहौल का सारा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। ये चैलेंज हमारे लिए नहीं है, ये चैलेंज उन क्षेत्रीय दल के लिए है जो आज भी डरते हैं कांग्रेस से अलायंस करने में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे वो ममता बनर्जी हो गई, चाहे वो अखिलेश हो गए, इंडिया हर एक के मन में संशय है। मैं उत्तर दे दूं बिल्कुल सापरा साहब इस सवाल के साथ कि ये वैचारिक आप लोगों की एकजुटता है सभी की, या फिर ये वाकई सिर्फ मोदी विरोध है, मोदी को हटाना है तो साथ आ जाइए? नहीं, ये मोदी विरोध से ज्यादा मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन हम सत्याग्रह के माध्यम से जो विभाजनकारी राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो इस देश के अंदर द्वेष फैलाते हैं। हाल ही में हम कैसी घटनाएं देख रहे हैं कि आरपीएफ का एक जवान अपने एएसआई को और 3 यात्रियों को वहां पर गोली चला करके ट्रेन के अंदर मार देता है।
थप्पड़ कांड मुजफ्फरनगर में जो हुआ है, यानी छोटे बच्चे उनकी क्लास के अंदर अगर विभाजनकारी चीजें, विभाजनकारी बातें होने लग जाए तो ये देश, ये पार्टी को गर्क में जाने की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी देश को गर्क में पहुंचा रही है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे। हमारी रेसलर बहनें 3 महीने दिल्ली में बैठी रही, इनका कोई मंत्री वहां तक नहीं गया। उन रेसलर बहनों को हमको न्याय दिलाना है। हमारे किसान, लखीमपुर खीरी के किसान जिनको मंत्री पुत्र ने टायरों थले रोंद दिया, उनको न्याय दिलाना बाकी है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं, ये लेकर के इंडिया उतरेगा। ये 2024 का जो चुनाव है, पॉइंट ये है, यहाँ हम बात गठबंधन कर रहे हैं, आप ही बोलिए, आपसे ही सवाल है। यहाँ हम बात गठबंधन की कर रहे हैं, कांग्रेस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब आपके सहयोगी गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में जाते हैं और बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी प्रदेश को लूटा, हमको मौका दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, बताते हैं यहां बिजली नहीं आती, स्कूल बहुत घटिया है, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आप कैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं? गठबंधन में शामिल होने के बावजूद, बैठकों में जाने के बावजूद, अगर आपके सहयोगी दल ही आपको कटघरे में खड़ा करेंगे तो आपको लगता है कि समरसता बनेगी? देखिए, निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है और वो स्वरूप उसका आपके सामने आएगा। अगर आप हमसे सवाल करते हैं तो इनसे भी पूछिए कि जो संजय निषाद हैं या ओम प्रकाश राजभर जो हैं, क्या वो जातिगत राजनीति नहीं करते हैं? ये इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना चाहिए। क्या जो जाति गए ओम प्रकाश राजभर, मेरी बात आपकी बात आएगी, लेकिन आप सवाल की जगह पे लीजिए ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। राजभर और संजय निषाद, सवाल आप मुझे उत्तर देने ही नहीं दे रहे ना। सापरा साहब सुन लीजिए, अगर दोनों व्यक्ति आप मुझे उत्तर देने नहीं, मेरा उत्तर पूरा सुने बिना आप जवाब दीजिए। मेरा उत्तर पूरा सुने बिना आपको और एक सवाल करता हूं, आपको अतिरिक्त समय दूंगा मैं आपको। अगर मैं आपका समय ले रहा हूं तो आपको समय भी दूंगा। चिंता से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में आने के बाद ये कहें कि बीजेपी ने सबको लूट लिया, तो आपका ये सवाल जायज है। हर दल का एक राजनीति करने का स्टाइल है और वो राजनीति वैसी करेगा। आपके हिसाब से आरजेडी राजनीति नहीं करेगी, ना जेडीयू करेगी, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस चोर है। अगर वो ये कहें तो क्या ये स्वाभाविक सवाल नहीं है कि आप लोग एक मंच पे अभी नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। क्या संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर या अनुप्रिया पटेल इस मुद्दे के साथ हैं? ये उत्तर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हम हमारे मतभेद दूर करेंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंडिया जीतेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमारे साथ अजय आलोक साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जरा जल्दी प्लीज। मैं बस ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे सत्याग्रह की बात। पहली बार इस देश में कीर्तिमान बनाया भाई साहब कि ईडी ने जब बुलाया करप्शन के केस में पूछताछ करने के लिए, तब कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के लिए उतर गई। सत्याग्रह किस लिए? करप्ट को बचाने के लिए। राहुल गांधी से ईडी भ्रष्टाचार, नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ क्यों कर रही है, इस पर हम सत्याग्रह करेंगे। तो ये तो आपके सत्याग्रह का चरित्र हो गया। दूसरी बात, आज अगर आप जब एनडीए की बात करते हैं, मेरे एनडीए के एक सहयोगी बैठे हुए हैं, पूछिएगा उनसे किसके नेतृत्व में एनडीए जा रही है। खुले शब्द में एक लाइन में बोलेंगे नरेंद्र मोदी। एक मिनट में बीच में नहीं साहब, मैं खत्म करूं। मैंने एक शब्द ही नहीं बोला था बीच में, मैंने एक शब्द भी बीच में आपके नहीं बोला था। सवाल उठाए थे उससे तो इतनी सम्मान देते हैं कम से कम। एक एक करके मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, जातिगत जनगणना पे ही आ रहा हूं। मैं जातिगत जनगणना पे ही आ रहा हूं। जातिगत जनगणना हम बिल्कुल करवाएंगे। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इसकी स्वतः घोषणा की थी। 2020-21 में हम नहीं करवा पाए क्योंकि कोविड की समस्या थी और हमारे लिए उसको टैकल करना ज्यादा विकराल था। देश की इकोनॉमिक समस्या थी, वो ज्यादा विकराल था। जातीय जनगणना होगी और वो सिर्फ केंद्र सरकार ही करवा सकती है। आज जो बिहार में ये जातिगत जनगणना के नाम पे ड्रामेबाजी हो रही है, तो इसका कोई रिजल्टेंट तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक होगा ही नहीं। ये आप भी जानते हैं। कर्नाटका में तो आप करवा चुके ना, क्या निकला? तो इसलिए जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, पहली बात। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आपका जो घमंडिया गठबंधन है, इस घमंडिया गठबंधन में आज ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और त्याग के लिए तैयार रखना चाहिए। आपके घमंडिया गठबंधन में 2 आदमी यहां बैठे हुए हैं, जरा बोल दें जरा आप कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, कितने को स्वीकार हो जाएगा? बोल दें जरा नीतीश कुमार हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद के दौर, कितने को स्वीकार हो जाएगा? ये फर्क है, ये फर्क है आपके घमंडिया में और हमारे। उत्तर देता हूं मैं, सापरा साहब मेरे भी सहयोगी बैठे हैं, आपके भी सहयोगी बैठे हैं। अभिषेक झा उत्तर दीजिए।
जी सवाल दोहराइए राम मोहन जी। सवाल यही डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि क्या कोई एक नाम तय हो पाएगा? क्या कोई एक सारे दल एक साथ कहेंगे कि नहीं यही हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, या कोई एक राय सीटों के बंटवारे को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इस तरह का होगा कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े दल को, जो इस गठबंधन का एक तरह से जिसको अम्ब्रेला कहते हैं नीतीश कुमार, उस अम्ब्रेला के बारे में ही दूसरे स्टेट में जाएंगे और कहेंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे, हमें वोट दीजिए, कांग्रेस को हटाइए? मैं बड़े इत्मीनान से उनकी बातों को सुन रहा था। अजय आलोक जी हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, जरा क्रोनोलॉजी समझिएगा। अभी कुछ समय पहले अगर आप इनके बयान को चलाएं और देखें तो आपको यही दिखेगा, कमोवेश सभी नेता यही कहते दिख रहे हैं कि इतने सारे दल जो विपक्ष में हैं देश के स्तर पर, वो लोग कभी एक मंच पर बैठ ही नहीं सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगाया था वो यही लगाया था कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार जी जब लगातार इंडिविजुअली विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे तब भी ये लोग इसी तरह की बातें बना रहे थे। नतीजा क्या हुआ? बदलाव की भूमि रही है बिहार। पटना में एक व्यापक बैठक होती है, विपक्ष के इतने बड़े नेता आते हैं, इनकी घबराहट थोड़ी बढ़ती है। उसके बाद ये कहते हैं कि पटना में तो बैठक हुई, नीतीश जी का दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए सभी लोग चले आए, और चलिए इस बैठक का कोई सारांश नहीं निकलता। लेकिन होता क्या है, दूसरी बार बैठक होती है और बड़ी बैठक होती है, बेंगलुरु में बैठक होती है और गठबंधन का नाम अनाउंस होता है। अब इनकी बेचैनी और बढ़ जाती है, अब तीसरी बैठक होनी है, तीसरी बैठक में आगे की रणनीति, रूपरेखा, सब कुछ तैयार होगा। तो ये जो लोग हमारे इंडिया गठबंधन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या एक नाम तय होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, अरे हमारी चिंता छोड़ दीजिए। जैसे एक एक कर हम सारे स्टेप्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में आपको और भी ठीक है। तो उस स्टेप में क्या अभिषेक हमें यह भी देखने को मिलेगा? पिछली बार तो अभिषेक जहां आपके इससे 16 सीटें आई थी बिहार में, अब आपको लगता है कि उस गठबंधन के साथ आपको 16 सीटें मिलने की स्थिति बन रही है? जेडीयू की क्या स्थिति है? देखिए, एक व्यापक और बड़े पैमाने पर गठबंधन तैयार हुआ है और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। जब हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं और देश हित में बढ़ते हैं तो कई बार हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और हमारी पार्टी के नेता ने पिछला चुनाव जो जेडीयू ने लड़ा था, तो अब ये नहीं है, वो देश हित में नहीं लड़ा था। नहीं, हमेशा से ना, देखिए आज की वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको देश हित में आगे बढ़ना है। मैं तो यही समझता रहा कि जितने दल राजनीति करते हैं वो देश हित में ही लगातार, तो इससे पहला भी आपने देश हित में ही लड़ा होगा। नहीं, देश ऐसा नहीं होता है। 7 पाप होते हैं, महात्मा गांधी ने बताया है। सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होती है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय महात्मा गांधी ने बताया है। तो नीतीश कुमार जी कौन सा सिद्धांत फॉलो करते हैं? हम लोग बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं जी। जो आपने सिद्धांतों की बात की, नीतीश कुमार जी किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों को पढ़ना है तो पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। नहीं, थोड़ा बहुत बता दीजिए, आप विद्वान प्रवक्ता हैं। आपको दिखेंगे 5 महापुरुष। मैं बता रहा हूं आपको ना, 5 व्यक्तियों के सिद्धांत पर नीतीश कुमार जी ने राजनीति की है। महात्मा गांधी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, या राम मनोहर लोहिया हो, इनकी विचारधारा पर हमारी पार्टी, हमारे नेता चलते हैं। अच्छा, हम अंबेडकरवादी होने का ढोंग करते हुए सावरकरवादी नहीं होते हैं। हम संविधान की चीजों को न मानकर तिरंगे का अपमान करके, आपको मालूम है कि बिहार में इनके प्रदेश के अभिषेक झा ये बात कहते हुए भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार ने कितने साल बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। उन वर्षों की गणना भी आप शायद भूल गए हैं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना आप मत करिए इस भारतीय जनता पार्टी से। क्यों, क्या बदल गया? अटल बिहारी वाजपेयी क्या बदल गया 2014 के बाद से 2023 में? क्या बदल गया? एक चीज रुकिए, क्या बदल गया 2023 में? क्या बदला? देखिए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। मैं दिखा रहा हूं। अरे बता दीजिए ना, आप बोल सकते हैं ना, इतना किसी दूसरे वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? अपना बता दीजिए। अरे आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अरे तो आप बोलिए ना, आपको बोलने से रोक रहा हूं क्या? सवाल पूछिए, तो सवाल जवाब सुनने का दर तो ये जवाब कोई दूसरा आदमी क्यों दे? अभिषेक झा से जब मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप हैं भारतीय ना? अभिषेक झा से जब सवाल पूछ रहा हूं तो अभिषेक झा सक्षम नहीं है क्या? इनको पढ़िए। अरे इधर से नहीं पढ़ना जाता भैया, पढ़ के सुना दीजिए। यही तो बोल रहा हूं कि पढ़ना भी नहीं आता है। पढ़िए। अब आप बताइए मेरे मोबाइल में क्या लिखा है, पढ़िए।
भारत क्या लिखा है भाई? सुनिए कुछ भी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो पढ़ के बता दीजिए। भारत 1947 नहीं 1900। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? बोलने का अगर आपने अरे भाई तो दिखा क्यों रहे हैं? पढ़ दीजिए ना भाई। प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है भारत 1947 नहीं 77 में हुआ था आजाद सम्राट। आज की अखबार की हेडलाइन है। यह है भारतीय जनता पार्टी का अंतर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पीआर के बता रहे हैं ठीक है कि भारत अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए। चाहिए तो मैं भेज दूं आपको। नहीं मैं रिस्पॉन्ड ले रहा हूं ना आपको। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, पूछिए उनसे। देखिए मेरे तिरंगे का अपमान मेरे छोटे भाई के समान है अभिषेक। इन्होंने कहा एक मिनट भाई। इन्होंने कहा कि नीतीश जी गांधी जी के सिद्धांत पे चलते हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होती। सच्चाई है कि नीतीश जी के पास कोई सिद्धांत ही नहीं बचा है। नीतीश जी का एक ही सिद्धांत है कि उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। पहली बात तो ये, और उसी सिद्धांत के कारण जेडीयू में आज खटपट की हालत हो चुकी है। पहली मीटिंग होती है अरविंद केजरीवाल मुंह फैलाते हैं, बैंगलोर में मीटिंग होती है नीतीश कुमार मुंह फैला के आ जाते हैं, बयान देते हैं कि मेरा काम तो कल ही खत्म हो गया था, हम तो रतिये में लौट आते। तो कोई मतलब नहीं था। लालू यादव यहां बोल देते हैं कि 3-4 संयोजक बनेगा, तब आज बयान देते हैं दिन में मेरी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है। मतलब एक ही लालू के झटके में तबीयत सुधर जाती है नीतीश कुमार की। ये तो हाल है। अरे क्या हाल बना दिया है प्रदेश का। प्रदेश को कुछ पता नहीं है कहा प्रदेश में उत्तर कहां है दक्षिण कहां है। बैठ के संयोजक INDIA जाएंगे, उनको खुद पता नहीं वहां बेइज्जती होगी कि इज्जत मिलेगी, क्या होगी। कांग्रेस तो ओवरलैप कर ये कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी नहीं रही जिसके साथ वो गठबंधन में रहते थे। यही थे ना मूल बात ये है, वो कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी नहीं रही जिसके साथ वो गठबंधन में थे। हाँ बिल्कुल, इस गठबंधन से निकले थे यही सोच के ना, जब लालू जी ने समझाया था कि आपको PM उम्मीदवार के लिए हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, हम बात करेंगे, आप तेजस्वी को CM बनाइए। इनकी तो वो हालत हो गई, गफलत में सब पड़े, माया मिली न राम। नीतीश जी के लिए सही बोला सम्राट चौधरी जी ने, जो ये आज मुझे बयान दिखा रहे कि कुटिया बना देंगे, जाके कल्याण बिघा में रहें। देश कब आजाद हुआ है? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? हमारा देश कब आजाद? देश तो सही मायनों में आजाद हुआ था 1943 में। पूछ रहा हूं से। देश तो सही मायनों में आजाद हुआ था 1943 में, और प्रथम प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, 1977 जब उन्होंने इंडिया को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस। एक मिनट अभिषेक जी, अगर इतिहास का बोध करना है तो भारत की स्वतंत्रता सबसे पहले घोषित हो गई थी 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और 11 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था, और पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस। आप विद्वान हैं, सम्राट चौधरी जी को पढ़ाइए। इसलिए देश कब आजाद हुआ था 77, उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस से मुक्ति और इमरजेंसी के बाद आजादी मिली थी, इसलिए सम्राट चौधरी ने बोला था। सम्राट चौधरी नहीं मालूम है? नहीं, उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार हैं, LJPR के प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये संकट या ये समस्या क्या एनडीए गठबंधन के बीच नहीं आएगी कि सीट शेयरिंग किस तरह से होगी, किसको कितना सीट मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले राममोहन जी मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए में कहीं सीटों की तो बात ही नहीं है, सिर्फ देश को आगे लेकर के चलना है। अब तो देश को चांद पे लेके गए हम लोग, तिरंगा वहां पे लगाए हैं। सीट बहुत छोटी चीज है, ये इन लोगों के पास है। सापरा साहब को सुन रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी बोलते थे। अरे आज भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। और क्यों बोलते हैं सापरा साहब? क्योंकि यूपीए में है सब भ्रष्टाचारी, और उन्होंने लाल किला के प्राचीर से न बोला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम काम करेंगे। अब आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? जदयू के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा बात ये कर रहे थे। भाई नीतीश कुमार जी की अब कोई क्रेडिबिलिटी बची है क्या? अगर आज चुनाव होगा राममोहन जी, तो आपने ठीक आपने शायद बोला था उनको मिर्ची लग गई थी, एक सीट आएगा, एक सीट वो भी गलती से। और महात्मा गांधी की नीति की बात कर रहे थे, बात फोटो लगाते हैं महात्मा गांधी का, अनुसरण करते हैं ये राहुल गांधी का, और धोखा देते हैं किसी और को। तो अभी के समय में सबसे अविश्वसनीय चेहरा इस गठबंधन के अगर कोई है, INDIA, जिसको आजकल घमंडिया भी लोग कह रहे हैं, उसमें सबसे अविश्वसनीय यही नवंबर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे नीतीश कुमार जी, हमको तो अब सुन लीजिए, आप मेरे छोटे भाई हैं, बीच में नहीं बोलिए। और हम तो खुद अभिषेक जी, मैं आपको तो एक गाने से मैं कर देता हूं कि बड़ी धोखे हैं इस राह में, नीतीश बाबू जरा संभल के चलिए। अभी ऐसा नहीं है, आप तो PM मटेरियल कह रहे थे और समझ रहे थे, अभी तो अच्छा से आप MP मटेरियल भी नहीं बने हैं। कभी फूलपुर कह रहे हैं, कभी कहीं और कह रहे हैं,
अभी तो चुनाव ही आप नहीं लड़े हैं पिछले 17 साल से, अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। तीसरे नंबर की बिहार की पार्टी और ख्वाब कितना लंबा। कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि झंडा बदल लेंगे, डंडा बदल लेंगे, लोगो बदल लेंगे। अरे लोग चाहिए चुनाव जीतने के लिए। लोकतंत्र में लोगों से चुनाव नहीं होता है। पहले आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके कारगुजारियों का फहरिस्त बहुत बड़ा है, उसको किसी लोगों से ढका नहीं जा सकता है मेरे मित्र। एक एक बच्चा जैसे गब्बर सिंह को पहचानता था, वैसे आप लोगों के कर्मों को पहचानता है देश में। आप कितना भी मुंह छुपा लें, एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लीजिए, लेकिन आप लोग अपने पाप से, अपने कुकर्मों से नहीं बच पाएंगे। देश के लोग, देश के युवा आज देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था का 5वें स्थान पे आ गया है, उसको तीसरे पे लाने की कवायद चल रही है। आज वहां पे पहुंच गए हैं। अरे हिंदुस्तान चांद पे चला गया। आप चौकी पर बैठ के साजिश करके और देश के लोगों को गुमराह करिएगा ना, अभिषेक ऐसा अब नहीं चलेगा। ठीक, अभिषेक झा कह रहे हैं धीरेन्द्र कुमार कि आप लोग जितना भी गुमराह कर लें, नीतीश कुमार की कोई खास क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सीट तो तय नहीं कर पा रहे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी को जो तय करना होगा, हमारी पार्टी को जो तय करना होगा, वो हम उनसे पूछकर नहीं तय करेंगे। और क्रेडिबिलिटी की बात कौन लोग कर रहे हैं जिनका अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो लोग राजनीतिक याचक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं कि चाचा जी को सीट तो देना ही, हमको भी कुछ दे दो, हमारा भी समायोजन कर लो। क्या स्थिति बना दी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनका पॉलिटिकल मिसयूज किया। चिराग मॉडल बात चल रही थी। चिराग मॉडल का आउटकम क्या हुआ? हमारा तो क्या कर पाएंगे, ये अपना ही बंगला चलाकर खाक कर दिया। न पार्टी बची, न पारिवारिक कुनबा बचा, एक भी सीट नहीं है इनके पास। ये खुश क्या होते हैं कि 3 नंबर की पार्टी बना दिया जेडीयू को। अरे भैया आपके पास शून्य है, शून्य है तो शून्य के बगल में अगर शून्य लगता है 100 नहीं बनता है धीरेन्द्र जी, वो शून्य ही रहता है। और इनकी स्थिति वही है, बस पॉलिटिकल मिसयूज होना है। मोदी जी ने पुचकार दिया, गले मिल लिया, मार्केटिंग हो गई, यही है बस। ये तय कर पा रहे हैं कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनसे पूछिए ना, चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे? जमुई की जनता को भी कहते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हाजीपुर की जनता को कहते हैं मेरी ये पारिवारिक। अरे हमारे नेता पूरे बिहार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पूरे देश की जनता को नहीं छोड़ना चाहते हैं मेरे भाई। बिहार ने आपको छोड़ दिया, बिहार ने आपको छोड़ दिया है ना। खास बात यह है कि बिहार ने आपको छोड़ दिया। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, वरना जितने आप लोगों के जोर लगाने पे भी लोग नहीं आते हैं, उतने तो चिराग पासवान जी के सभाओं में भीड़ आती है। मैं आपको फर्स्ट करा देता हूं। चलिए ठीक है, खुश रह लीजिए, खुश रह लीजिए। मैं एक आंकड़ा पेश करता हूं। देखिए बिहार में तारापुर एक विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहे थे और चिराग पासवान जी वहीं से एमपी भी है, इनकी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ी। कितने वोट्स आए थे? उससे ज्यादा शायद भीड़ आती होगी आपके यहाँ, आपका जो दावा है। 5000 के आसपास वोट्स आए थे, जमानत तक इनके कैंडिडेट की जब्त हो गई थी। तो इनका राजनीतिक वजूद क्या है बिहार के अंदर, ये बिहार की जनता ने इनको पहले ही बता दिया। दो चुनाव हारे, उसका भी जिक्र जरा कर दीजिएगा अभिषेक भाई, आपको तो ध्यान है। अरे उपचुनाव कुढ़नी और गोपालगंज, ठीक है, अगर अच्छी बात है 5000 वोट आए, नहीं 10,000 लोग चले आए, ठीक बात है अभिषेक। आप अगर इसको पैमाना मान रहे हैं तो फिर अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी बताइए कि 11-12 स्टेट ऐसे हैं जहां लोकसभा में पिछली बार वो जो आपने शून्य बना के दिखाया, वो अपने सहयोगियों को भी बताइए कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और वो शून्य पे है। अगर यही पैमाना है तो मैं नहीं मानता इसको भी पैमाना, क्योंकि ये नया चुनाव है, नए सिरे से जनता बने। मैं एक बात बताऊं, आप ही बता रहे हैं कि इनको 5000 वोट आए कि जमानत जब्त हो गई। 37 नहीं, मैं जब ये आंकड़े पेश कर रहे थे, हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे, खुद को इतना बड़ा बता रहे थे, लोग उठा रहे हैं, वो इसी बात को मैं दूर आप तो शून्य हो चुके हैं। ठीक है, आप तो शून्य हो चुके हैं आप तो। और 37 आपके सहयोगी ने बोला, गैर भाजपा दलों तो मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं अभिषेक भाई? तो इनके सहयोगी लगाए राम मोहन जी के पास तो एमएलए नहीं है। अरे हम लोग ने नहीं बोला है, खुश होइए। नंबर अच्छी है, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं। धीरेन्द्र लालू यादव ने कहा है, नंबर्स लिख दीजिए, नंबर्स लिख दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, चरण सिंह सापराव साहब के पास मैं चलना चाहता हूं। ठीक है, अब केवल एक प्रदेश को लेकर सेंट्रिक हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको व्यापक करना चाहता हूं। सापराव साहब, ये असल में बात इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात ये चल रही है कि बीएसपी के साथ भी आपकी चर्चा है और वहां बीएसपी की शर्त यह है कि आधी सीटें देनी पड़ेंगी
और आधी सीटें नहीं देंगी तो हम गठबंधन में क्यों आएंगे। ये बड़ी चिंता का सबब गठबंधन के इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि जो बड़े प्रदेश हैं और जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, मसलन ममता बनर्जी अपने स्टेट में, अखिलेश यादव अपने स्टेट में, अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में, यहां पर दिक्कत क्या गठबंधन के लिए हो सकती है। देखिए, जो बीएसपी की बात आप कर रहे हैं ये तो अभी तक अटकलें हैं और अटकलों के ऊपर एकदम हाइपोथेटिकल प्रश्न पर मैं बहुत ज्यादा उत्तर नहीं देना चाहूंगा। जहां पर आप इन राज्यों की बात कर रहे हैं वहां पर मैं आपको यह भी गिनाना चाहूंगा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया का ही वजूद बहुत मजबूत है। जैसे केरला, वहां पर कम्युनिस्ट है, कांग्रेस पार्टी है, दोनों मजबूत है। उसके अंदर सीट शेयरिंग में जो भी होगा, लेकिन वहां पर इंडिया जो है मजबूती से निकल करके आएगा। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु में इंडिया जो है वो मजबूती से निकल करके आएगा। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इंडिया जो है उन पर भारी पड़ेगा। अब ये हमको घमंडिया कहते हैं, लेकिन मैं इनको पखंडिया कहूंगा, क्योंकि इनके दोहरे मापदंड और इनका पाखंड ये अभी जग जाहिर हो रहा है। कर्नाटका के चुनाव आपने देखे, नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए वोट मांगा, अपने नाम पर वोट मांगा। उन्होंने तमाम सारे मुद्दे, जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम सारे मुद्दे उन्होंने उछाले। लेकिन जनता ने क्या किया? उनके विरुद्ध वोट दिया। जनता ने जो 40% कमीशन खोरी बीजेपी कर रही थी, ठीक है, उसके विरुद्ध उन्होंने वोट दिया। तो यही होगा, इनका पाखंड अब देखिए उभर करके आएगा और पाखंड जो है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मैं उसको मानता हूं। आपने कहा कि ठीक है, केरल, तमिलनाडु 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको लीड मिलेगी। अजय आलोक इस पे आपत्ति जताएंगे, वो कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन मैं और भी बताता हूं। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट जो मैंने कहा था बिल्कुल बहुत साफ, मैं और राज्य जो महाराष्ट्र में अभी भी अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की एक दूसरे से अनबन बन जाती है, वहां पे सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रखेंगे? अरविंद केजरीवाल जो आपके खिलाफ ही कैंपेनिंग कर रहे हैं 2 स्टेट में, उनके खिलाफ, उनके साथ, माफ कीजिए, उनके साथ क्या आप फॉर्मूला रखेंगे? तो ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए ही ये सब मीटिंग हो रही है ना। अब आपके टीवी चैनल पर बैठ करके आपके साथ तो मैं सीट शेयरिंग की बात नहीं कर सकता। मेरे साथ मत कीजिए, इसीलिए ये कॉमन बात जैसे आपने हो रही है मुंबई डंके की चोट पे बता दिया ना अभी कि देखिए केरल में कोई नहीं टक्कर में हम हैं, तो मैं डंके की कोई नहीं टक्कर में हम हैं। मैं डंके की चोट पे ये भी बताता हूं कि महाराष्ट्र में भी ये हमारी टक्कर में नहीं है। तमाम सारे सर्वे बता रहे हैं कि जो इंडिया का अलायंस होगा उसको 32 सीटों से ज्यादा मिलेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। एक दिन वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया एनसीपी ने, और 48 घंटे के बाद में अजीत पवार को, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप है, उन्हीं को राज्य की तिजोरी की चाबी दे देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। इसी तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको पानी चोर कहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। शुवेंदु अधिकारी को भाग शुवेंदु भाग, और शुवेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन। कॉन्राड संगमा को क्या कहा? सुनिए, संगमा को कहा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है अमित शाह ने कहा, लेकिन उसी के साथ में जाकर के सरकार इन्होंने बनाई। तो ये जो पाखंड है ना, ये पाखंडी अलायंस का पाखंड एक्सपोज होगा। आपको अलका लांबा जी का बयान याद होगा, आज का उनका ट्वीट भी शायद आपने देखा होगा। इससे पहले संदीप दीक्षित जी का भी बयान होगा। इससे पहले अजय माकन साहब क्या कह चुके हैं वो भी याद होगा। तो आपकी अपनी लीडरशिप जो सवाल पूछ रही है या जो कहने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद आपको सीटों का एक फॉर्मूला निकालना है। तो ये जो इतना आसान आप गिना दे रहे हैं, ये शायद जमीन पे नहीं होने वाला, और यही पेंच है, इसको बीजेपी शायद भुनाने की कोशिश करेगी। नहीं, बीजेपी इसको भुना ही नहीं सकती। ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम अपना अंदरूनी मामला जो है उसको सेटल करेंगे। ये लड़ाई होगी मोदी वर्सेस मुद्दा लड़ाई होगी। मुद्दे क्या हैं? देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर महंगाई, महिला उत्पीड़न, ये महिला रेसलर्स का उत्पीड़न, मणिपुर में जिस तरह से हमने देखा है, लेकिन हिंसा 100 दिन से ज्यादा चली है, और वैसा नहीं होता प्रधानमंत्री का जी नहीं पसीजा, उन्होंने लगा दे या बटन दबा दे, ऊपर एक शब्द नहीं बोला। हर सीट पे कैंडिडेट घोषित करना पड़ता है। मुझे हर सीट पे जनता अपने सांसद को चुनती है ना। राम मोहन जी, ये मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं आपकी बात ये बीच में टोकने का सिस्टम मैं समझता हूं। आपने जो बात कही वो ठीक है। मेरी बात टोकने का मैं मतलब समझता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पर सीट चुनाव है। नहीं, आपने सुनी नहीं ना। हर सीट आपने जनता तक जाने नहीं दी। क्यों नहीं बोल के?
भाई मैं कैसे आपका संप्रेषण रोक लूंगा? नहीं जाने दी। इतना मैं बोल रहा नहीं हूं भाई, मैं बोल रहा हूं इतना ताकतवर नहीं मैं बोल रहा हूं आपके बीच में आप मुझे हर 10 सेकंड 15 सेकंड में टोक कर रहा हूं। अगर मैंने सुन लिया, जनता ने भी सुन लिया। अगर मैंने सुन लिया तो जनता ने भी सुन लिया। इतना तो सब्र रखिए सापरा साहब। बहुत छोटी सी बात में ये कह रहा हूं कि ये पर सीट चुनाव, सबर हर सीट पे अपने बहुत है, लेकिन ये आपकी वो मिलकर पद्धति प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इसलिए ये इतना पेचीदा, वरना बड़ा आसान हो जाता कि एक तरफ मोदी जी को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ आप अपना कोई भी अमुक कैंडिडेट ले आइए और जनता तय कर ले दोनों में बेहतर कौन है, वोट दे दे। इतना आसान होता है, इसीलिए नहीं है। इसीलिए ये किसी के साथ 27 गठबंधन के दल हैं, किसी के साथ 30 गठबंधन के दल हैं। अब मेरी बात सुनना चाहेंगे कि 2 मिनट का सवाल और पूछेंगे? नहीं बोलिए। ये जो लड़ाई है ना, मैंने आपको कहा मोदी वर्सेस मुद्दा ये लड़ाई होगी। जिस तरह से 2004 में क्या हुआ, शाइनिंग इंडिया कितना बड़ा कैंपेन चला था। अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा थे ना। तभी सारा मीडिया और सारी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कहती थी कि विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, 140 सीटें आई। कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। उसी तरह से अभी भी होगा। 2024 में अधिकतर प्री पोल अलायंस होंगे और कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे, लेकिन इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा, विभाजनकारी राजनीति हारेगी, आप जैसा सोच रहे हैं आपकी पार्टी के लिए वैसा ही हो, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सोच सकते हैं आप। डॉक्टर अजय आलोक, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कांग्रेस पार्टी को ये बता देना चाहता हूं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है यूपी में सीट बंटवारे की। यूपी में सीट बंटवारा करना है, अगर घमंडिया को कुछ करना है, बाय द वे घमंडिया को पाखंडिया तो इन्होंने खुद ही साबित कर दिया अपने शब्दों से बोल के। और वैसे भी लालची के देश में ठग भूखा थोड़ी ना मरता है। तो जब सारे के सारे लालची हैं तो एक आध लोग ठगी तो करेंगे। ठगी करने के मामले में कांग्रेस नंबर 1 पे है। तो यूपी और बिहार में तो आपकी हैसियत नहीं कि आपको कितनी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो अखिलेश और मायावती तय करेंगे, बशर्ते अलायंस होगा कि नहीं, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है। सबको, जितने राजनीतिकविद हैं उनको भी उम्मीद कम है, क्योंकि 2019 में जब ये अलायंस हुआ था तो ये वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था। फिजिकल मैथमेटिक्स बनाने से इलेक्टोरल केमिस्ट्री नहीं बनती है, ये सब कोई जानते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ममता दीदी के भरोसे आप टिके हुए हैं। वहां पे अगर आप सीपीएम को छोड़िएगा तो बंगाल में भी क्या होगा नहीं होगा ये भगवान जाने। जो केरला की आप बात कर रहे थे, वहां तो सीपीएम से आप लड़ते हैं, उनके खिलाफ यूडीएफ और एलडीएफ मेन फ्रंट है। हम तो एक ही 2 सीट पे हैं, अभी मजबूती से अब आएंगे। तो आप लोग दोनों कैसे मिलेंगे और कैसे क्या होगा? एक क्रिश्चियन पोलराइजेशन करता है, एक मुस्लिम पोलराइजेशन करता है। केरला का सत्यानाश करके मानिएगा, ये भी देश का जनता जानेगी, देखेगी, समझेगी। तो आपका खुद का भविष्य कहां जाने वाला है ये आपको नहीं पता है। डीएमके के साथ और डीएमके की मर्जी पर आप तमिलनाडु में, आपकी अपनी औकात और हैसियत कुछ नहीं है। डीएमके जो झोली में 4-5 सीट दे देगी उसी पे लड़िएगा। बिहार में शर्तिया कह रहा हूं, लालू यादव 4 सीट से ज्यादा नहीं देने जा रहे हैं, जैसे 2009 में दिया था, और उसी तरह से फिर यहां भी फनाइएगा। तो अच्छा है, सिमटते जाइए, उसमें हमारी समस्या तो है नहीं। तो अब ये जो माहौल आप बनाना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल से अपने सीट ले लेंगे, तो ये क्षेत्रीय दल होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप हमेशा ठग हैं, ठगी करते रहेंगे। आपको अपना वोट उनसे वापस लेना है और उनके एग्जिस्टेंस पे खतरा होगा। तो क्षेत्रीय दल अपने एग्जिस्टेंस पे खतरा करके कांग्रेस को बढ़ाने की कभी भूल नहीं करने जा रहे हैं। ये बात साहब याद रखिए। उल्टा मायावती से अगर अलायंस हुआ तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां भी सीट देने की तैयारी रखी है। और पंजाब में सुनिए अभी देखिए, जनता ने आपको कर्नाटका और हिमाचल में उत्तर दे दिया और आपको महाठग का टैग लग गया है, ये याद रखिए। तो महाठग जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता जान चुकी है। 2014 से लेकर के आज तक जितने वादे किए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, 15 लाख रुपए अकाउंट में, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात हो। अरे पखंडिया तो एनडीए है, एनडीए पखंडिया। अरे एनडीए पखंडिया है। गवंडिया पखंडिया में नहीं नाम दिया था पहले। पखंडिया भी ऐसे प्रधानमंत्री ने बोला गवंडिया, लग गई क्या? नहीं पखंडिया। अभी बीच में, अब बीच में बोलने की जरूरत पड़ गई ना। ये पाखंड बंद करो पखंडिया जी, मिस्टर पखंडिया, ये बंद करो। ये जनता देख रही है किस तरह से आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका ये पखंडिया। देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी इच्छा है। परिणाम होता है कि आप इतने, मेरी इच्छा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि आपको बीच में बोलना पड़ा है। मुझे नसीहत देते थे, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे मत उत्तेजित हो, ये हंसिए। अरे जनता आप पे हंस रही है, तो सवाल पूछ रहा हूं, आप पे हंस रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, किस तरह से ये बेवकूफ बना रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं, बघेल साहब कह रहे हैं। पूछ रहा हूं कि आप पखंडिया है कि नहीं?
अरे आप पखंडिया हैं कि नहीं? ये देखिए, बताइए, आप प्रवक्ता हो कि नहीं बोल पा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आया? बनेंगे, जबकि मुख्यमंत्री लोग बोल रहे हैं, तो पाखंडी कौन? सुनिए मेरी बात। नहीं, आप प्रवक्ता हो कि आप नहीं बोल पा रहे हैं? आपके दो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नेता श्री राहुल गांधी, सुनिए ना, अरे सुन ना पखंडी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ या ना? आराम से राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस बोले। चरण सिंह साहब, मिस्टर पखंडी व्यक्तिगत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।